कुछ सवाल हमारे पास आए हुए हैं, तो हम आपसे पूछते हैं, आप कृपया उनका सॉल्यूशन बताइए। मेरे एक मित्र हैं अलंकार अग्रवाल, वो लिखते हैं कि उनको पिछले 2 सालों से स्टोन्स की प्रॉब्लम है किडनी में, तो वो कौन सा योग करें या कौन सी वो दिनचर्या अपनाएं? प्लीज सर। क्या उन्होंने पहले अच्छा, ये उनका वो योग करते हैं? जी बिल्कुल करते हैं। अच्छा, देखिए इसके लिए तो हमें सबसे पहले तो जो जो भी वो योग कर रहे हैं उनको निरंतर करते रहें, और जो कपालभाति जो प्राणायाम हमने किया था, जो दूसरा प्राणायाम, उसके ऊपर वे ज्यादा फोकस करें, ज्यादा करें, उससे निश्चित ही उनको लाभ होगा। बिल्कुल सर। और साथ में क्या कोई मेडिकेशन दिया जा सकता है सर? मेडिकेशन नेचुरली जो भी उनके डॉक्टर्स ने उनको बता रखा है, उस मेडिसिन में अगर उनको बहुत ही अधिक उसमें दिक्कत है तो वो मेडिसिन तो वो लें। जरूर सर। एक और सवाल है कि जैसे कि अभी कोविड-19 की सिचुएशन चल रही है, तो इसमें लोग बहुत ज़्यादा स्ट्रेस आउट हो रहे हैं। तो इस स्ट्रेस को दूर करने के लिए क्या किया जाए? स्ट्रेस के लिए सबसे जो हमने प्रारंभ के अंदर हमने भस्त्रिका प्राणायाम किया, हमने कपालभाति किया, हमने भ्रामरी किया, इन प्राणायाम को हमें रेगुलर, कम से कम अगर आपके पास समय अभाव है तो 10 मिनट तो अपने आप को कपालभाति में आपको देना ही चाहिए, कपालभाति करना ही चाहिए। 10 मिनट आप कपालभाति कीजिए, उसके पश्चात आप कुछ देर के लिए भस्त्रिका से प्रारंभ करके कपालभाति करें और फिर अपने भ्रामरी प्राणायाम करें। ये प्राणायाम को आप करें ही, ये आपको तुरंत मतलब लाभ देंगे। इसके अलावा अगर समय आपके पास और भी है तो जहां ऐसे आसन हमें जरूर करने चाहिए, अगर हम बहुत ज्यादा तनाव में हैं तो योग के छोटे आसन जो भी हमें करते रहें, लेकिन वे आसन थोड़ा सा उनकी अवधि बढ़ाएं जिनमें हमारा जो शरीर का भार है वो धरती की तरफ हो। जैसे कि हम शीर्षासन करते हैं, अगर शीर्षासन आप करते हैं तो थोड़ा उसकी अवधि आप बढ़ा सकते हैं। जैसे अधोमुख श्वान आसन है, वो आसन आप कर सकते हैं, जिससे कि स्ट्रेस में निश्चित ही आपको बहुत लाभ होगा। जी एक और क्वेश्चन है बेंगलोर से अलंकार अग्रवाल का कि उनकी बॉडी में हीट बहुत ज़्यादा है, उनको टाइम टू टाइम मुंह के छालों की प्रॉब्लम होती रहती है और कई बार उनके पेट में अल्सर की भी प्रॉब्लम रह चुकी है, तो इसके लिए वो क्या करें? अल्सर की प्रॉब्लम में वे मतलब अगर उनकी बॉडी में बहुत ज्यादा हीट है तो वे योग के प्राणायामों में भ्रामरी प्राणायाम करें, शीतली प्राणायाम करें, शीतकारी प्राणायाम करें। इन प्राणायामों से डेफिनेटली उनके शरीर के जो टेम्परेचर जो बढ़ा हुआ है उसमें निश्चित ही लाभ होगा। और अल्सर की प्रॉब्लम में मतलब वे जो जितने भी ठंडी तासीर के जो फल हैं उनका वे सेवन करें, और कपालभाति प्राणायाम अगर वे करते हैं तो उसे तीव्र गति से न कर बहुत धीमी गति से करें तो निश्चित ही उन्हें लाभ होगा। धन्यवाद सर। तो अब समय की कमी को देखते हुए हम कार्यक्रम को गुरवीर जी। जी सर। गुरवीर जी, मैं शर्मा जी से एक सवाल करना चाह रहा हूँ। जी सर। हाँ शर्मा जी नमस्कार। जी प्रणाम आपको बहुत बहुत। जो विद्यार्थी होते हैं या हम लोग भी हैं, कई बार कंसंट्रेट नहीं कर पाते या कंसंट्रेशन की कमी रहती है। वैसे तो सभी योग क्रियाएं करनी चाहिए, लेकिन इस कंसंट्रेशन के लिए मुख्य रूप से कौन से योग किए जा सकते हैं? हमारे विद्यार्थियों को भी इससे थोड़ा लाभ मिलेगा। जो प्राणायाम हमने, जी धन्यवाद सर। जी मैं आपके प्रश्न तक और उस तक पहुंचने का प्रयास कर रहा हूं कि जो प्राणायाम हमने किए हैं, कपालभाति प्राणायाम जो भी विद्यार्थी हैं उन्हें नित्य करना ही चाहिए,
जितने गहरे से आप इस प्राणायाम को करेंगे, कम से कम 15 मिनट तो आप इस प्राणायाम को कीजिए। चाहे अगर आपको कंसंट्रेट आप नहीं कर पा रहे हैं, किसी प्रकार का अवसाद है, कि अगर आप यादाश्त में भी याद भी उन चीजों को नहीं कर पा रहे हैं, कपालभाति प्राणायाम एक रामबाण प्राणायाम है जिसे आपको करना ही चाहिए। इसके अलावा आप अगर विद्यार्थी हैं तो ऊर्जा से भरे हुए हैं, कम से कम 10 से 20 सूर्य नमस्कार आप नित्य करें। इससे कि आपके शरीर के अंदर एक बहुत ऊर्जा का मिलेगी आपको, और शरीर अपने आप भी विभिन्न प्रकार, जैसे कि हम आसन करते हैं उनमें हमें कंसंट्रेट करना पड़ता है, तो जैसे आपको करना चाहिए वृक्षासन आप करें, और आप वृक्षासन के पश्चात आप त्रिकोण आसन करें, फिर विपरीत त्रिकोण आसन करें। अगर ये आसन आप कुछ देर के लिए करें, फिर बाद में जो बैठने वाले आसन हैं इनमें से जैसे हमारा पश्चिमोत्तान आसन है उसे आप करें, और उष्ट्रासन है उसे करें, और उसके पश्चात जब इन आसनों को करने के पश्चात फिर जब आप रिलैक्स करें तो एक बार कुछ देर के लिए योग निद्रा करें। योग निद्रा के अंदर जब हम शरीर के विभिन्न अंगों की यात्रा करते हैं, छोटे छोटे, जैसे हम मस्तिष्क से शुरू होते हुए, ललाट से शुरू होते हुए श्वास पर पहुंचते हैं, नासिका तक पहुंचते हैं, तो ये हमारे न केवल हमारे मन को, हमारे विचारों को शिथिल करता है, शांत करता है, बल्कि हमारे कंसंट्रेशन को भी बहुत बढ़ाता है। तो इससे हमारे विद्यार्थियों को और शिक्षकों को सभी को बहुत लाभ होगा। थैंक यू सर। वेलकम, स्वागत जी। मैं बाकी सभी पैनलिस्ट से भी बोलना चाहूंगा कि अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है तो कृपया इनसे सवाल कीजिए। दीपिका मैम। नमस्ते सर। हाँ, नमस्ते सर। जी नमस्कार। सर, मैं जैसे आजकल हम सभी चीजें ऑनलाइन कर रहे हैं, फैकल्टी और स्टूडेंट्स दोनों, तो इससे रिलेटेड कुछ बातें हैं, जैसे हमारी आंखों पे बहुत स्ट्रेन पड़ता है क्योंकि हम पूरे टाइम स्क्रीन पर रहते हैं, हम काफी देर तक बैठे रहते हैं, तो इन सभी को कैसे हम मॉनिटर कर सकते हैं, क्योंकि ये कहीं ना कहीं हमारी हेल्थ पे इफेक्ट तो डाल ही रहे हैं, लंबे टाइम तक ऑनलाइन रहना, स्क्रीन को देखना, बैठे रहना, तो उस केस में हमें क्या करना चाहिए सर? एक तो लंबे समय तक अगर आप बैठते हैं तो मैं ये कहना चाहूंगा कि हर 10-20 मिनट बाद अगर संभव हो तो कुछ देर के लिए थोड़ा सा मूवमेंट कर लें, थोड़े खड़े हो जाएं और हल्का सा जैसे पाँव के टोज पर अपनी खड़े होकर थोड़ा बॉडी को स्ट्रेच कर सकते हैं। अगर आप कर सकते हैं, जहाँ आंखों की जैसे आपने बात की, ये बहुत वाजिब सवाल है आपका। हमें अपनी आंखों की मैं 1-2 व्यायाम आपको बता देता हूँ। ये निश्चित ही हमारे मस्तिष्क के लिए, हमारी आंखों के लिए बहुत ही लाभकारी हैं। जैसे पूरी तरह से आंखों को खोलकर हमारा जो आज्ञा चक्र है, आंखों की दोनों भौहें जो है, इसके बीच में कुछ पलों के लिए, कुछ क्षणों के लिए देखने का हमें प्रयास करना चाहिए। ये हम खड़े होकर भी कर सकते हैं, बैठकर भी कर सकते हैं। इस प्रकार से तब तक करें जब तक आंखों में पानी ना आ जाए, और पानी आना चाहे फिर एकदम से आंखों को बंद कर लें और बिल्कुल रिलैक्स कर लें। फिर पुनः आंखों को खोलें और आंखों को खोलने के पश्चात अपनी जो नासिका है, नोज की जो हमारी टिप है, उसे देखने का प्रयास करें दोनों आंखों से एक टक बिना पलकें झपकाए। अगर आंखों में आंसू आते हैं तो आने दीजिए, लेकिन देखते रहें और फिर रिलैक्स करें। इसी प्रकार खड़े होकर या बैठे हुए, जैसे भी आपकी सुविधा है, दोनों हाथों को इस प्रकार लेके जाएं, अपने अंगूठों को इस प्रकार से करें और बिना गर्दन को मूव किए हुए, मूवमेंट किए हुए, केवल आंखों को घुमाना है लेफ्ट, और लेफ्ट वाले अंगूठे को देखने का प्रयास करना है। लेफ्ट, देन राइट, देन लेफ्ट, देन राइट, देन लेफ्ट, देन राइट। ये एक्सरसाइज आप, ये व्यायाम जो सूक्ष्म व्यायाम है, यौगिक व्यायाम है, इसको कम से कम 10 बार कर सकते हैं। आपको निश्चित ही लाभ होगा और आपकी आंखें रिलैक्स होंगी। धन्यवाद सर। एक और प्रश्न था मेरा, वो छात्रों और छात्राओं से रिलेटेड है। जैसे आप जानते हैं, बच्चे हॉस्टल आते हैं, तो हॉस्टल में रहते हैं तो उनका रूटीन और लाइफस्टाइल पूरा चेंज हो जाता है।
तो उस केस में बच्चों को कौन सी ऐसी योगा आसन है या प्राणायाम है रोज करना चाहिए, क्योंकि खाना वो क्या खा रहे हैं, कब खा रहे हैं, इसका कोई संतुलन नहीं रहता है, तो इसके लिए वो क्या कर सकते हैं? सुबह पहले जैसे हमने आज कुछ यौगिक जो एक्सरसाइज हैं, हमने व्यायाम है उनका परिचय दिया। तो जैसे आप अभी मैंने आंखों का आपको बताया, आंखों से शुरू होते हुए जो हमने सांस लेके हमारे हमने अपने गालों के अंदर हवा भरी थी और फिर इस प्रकार ठुड्डी को चिन को कंठकूप में लगाया था, उसको करें। गर्दन वाला जो लेफ्ट राइट और फिर कंधों का, और फिर मैंने आपको बताया पेट की जो अग्निसार क्रिया है, जिससे कि हमको श्वास को बाहर फेंकना है और बाहर फेंकने के बाद यानी बाह्य कुंभक इसको कहेंगे हम योग की भाषा में, वह लगा के और फिर पेट को अंदर बाहर करना है। इससे निश्चित ही छात्रों को लाभ होगा। और बाकी अन्य व्यायाम और इसके पश्चात ये सभी व्यायाम अगर छात्र अपनी गति से करेंगे तो 10 से 12-15 मिनट में हो जाते हैं। और उसके पश्चात कम से कम 10 से 20 सूर्य नमस्कार वे जरूर कर लें। और जो बाकी हमने जो शुरुआत में जो प्राणायाम हमने बताया, जिसमें कि हमने कपालभाति जो प्राणायाम है उससे वो शुरू करें और बाकी सूक्ष्म व्यायाम करके और अग्निसार करके और फिर कुछ सूर्य नमस्कार कर सकते हैं। जी सर, एक और क्वेश्चन आ रहा है कि योग करने के लिए कौन सी जगह सबसे ठीक होती है, सबसे ज्यादा सूटेबल होती है, क्योंकि ज्यादातर लोगों के पास अच्छा स्पेस नहीं होता, वेंटिलेटेड स्पेस नहीं होता। हाँ, ये स्पेस अगर वेंटिलेटेड हो तो ही ठीक रहता है। अगर जिस भी जगह हम कर रहे हैं प्रयास करें उसे कि हम थोड़ा सा उसकी खिड़कियां खोल दें और टेम्परेचर थोड़ा नॉर्मल रहे। और अगर वहां भी हमें सुविधा नहीं मिलती कि हमारे पास वेंटिलेटेड प्लेसेस नहीं है, तो एटलीस्ट हमारे पास बहुत से पार्क हैं, उनके अंदर हमारी अब एक योगा मैट रखें और कभी खुले के अंदर भी आप योगा मैट बिछाकर वहां पर योगा कर सकते हैं। और अगर घर में कमरे में सुविधा नहीं है तो हम सुबह 6 बजे या 6:30 बजे, जैसा भी हमारा समय हमें अनुमति देता है, उसके अनुसार हम अपने छत के ऊपर कोई एक ऐसा स्थान बना सकते हैं जहाँ पर बैठकर हम योग कर सकते हैं। जी, एक और सवाल है कि ऐसी कौन सी कंडीशन है जब हमें योग नहीं करना चाहिए? देखिए, अगर आप बहुत ज्यादा नेचुरली अगर तबीयत बहुत अतिरेक में नासाज है तो शरीर स्वयं ही कह देता है कि भाई अब मुझे शांति से रहने दो, मुझे छोड़ो। और ऐसे में केवल शव आसन जो है वो किया जा सकता है ताकि आदमी किसी प्रकार की नकारात्मकता में न जाए। लेकिन अगर किसी प्रकार का हमारा जैसे बैक इंजरी है, ऑपरेशन हुआ है, तो उसमें उस समय पे हमें उसको मतलब अवॉइड करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। लेकिन अगर 6-7 माह का समय गुजर चुका है तो उसके पश्चात हम धीरे धीरे इसे शुरू कर सकते हैं। मैंने आपको बताया कपालभाति प्राणायाम, भस्त्रिका प्राणायाम, जो भी पेट को अंदर हर वाले इस प्रकार के प्राणायाम हैं, उन प्राणायामों को अगर हम जो हमारी माताएं हैं, बहनें हैं, अगर कहीं कोई सिजेरियन हुआ हो तो उसमें उसको अवॉइड करना चाहिए। अगर मेंस्ट्रुअल का समय है तो हमें इन प्राणायाम को नहीं करना चाहिए। और बहुत हल्के आप योग कर सकते हैं। जैसे प्राणायामों में आप जो हमारा जो अनुलोम विलोम प्राणायाम है कि बाईं नासिका से हम श्वास लेंगे, दाईं से छोड़ेंगे, दाईं से लेंगे, बाईं से छोड़ेंगे, लंबे गहरे श्वास, ये जो जो अनुलोम विलोम प्राणायाम है ये आप कर सकते हैं जब भी आप करना चाहें। चलिए सर, 2 सवाल और ले लेते हैं। एक सवाल हमारे स्टूडेंट्स ने पूछा है कि लेजीनेस को या आलस को किस तरह से दूर किया जाए, क्योंकि जब वो काम करने बैठते हैं वो प्रॉपरली उस काम को कर नहीं पाते। जैसे कि मैंने पहले भी मेंशन किया, छात्रों के लिए हमें भस्त्रिका प्राणायाम, कपालभाति प्राणायाम, उसके पश्चात हम कुछ सूक्ष्म व्यायाम करते हुए अंतिम में जो हमने जो योगिक जॉगिंग की है, श्वास के साथ सिंक्रोनाइज करते हुए दौड़ लगाना और फिर रिलैक्सेशन में जाना है। उसके पश्चात
हमें सूर्य नमस्कार पहले धीमे गति से और फिर थोड़ा गति बढ़ाते हुए उसको करें, और हर एक जो हमारा सूर्य नमस्कार का पोस्चर है उसे श्वास के साथ सिंक्रोनाइज कर सकते हैं, श्वास के साथ समाहित कर सकते हैं। इससे स्फूर्ति मिलेगी, आपका आलस्य बिल्कुल दूर होगा। जी सर, अब एक और सवाल ले लेते हैं कि आज के टाइम पे जो जिम है या और तरह के डांस क्लासेस हो गई, इनकी अवेयरनेस बहुत ज़्यादा है, तो लोग ज़्यादातर क्या करते हैं कि योग को ना प्रेफर करके और इन क्लासेस में जाते हैं, जबकि ये भी मालूम है हमें कि जैसे ही हम जिम को छोड़ते हैं वैसे ही हम पुराने रूप में वापस भी आ जाते हैं, मगर योगा एक परमानेंट सॉल्यूशन है। तो योगा का हम किस तरह से प्रचार प्रसार करें, किस तरह से इसकी अवेयरनेस बढ़ाएं, इस चीज़ पर थोड़ा प्रकाश डालिए। देखिए, पहली बात तो वो अगर स्वयं से आपको स्वयं हमारी अब पहला जो इस बारे में कहूंगा कि मैंने बचपन में स्कूल में दीवार पे लिखा हुआ पढ़ा था कि भरा नहीं जो भावों से, बहती है जिसमें रसधार नहीं, हृदय नहीं वह पत्थर है जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं। तो पहले तो हमें हमारी अपनी संस्कृति यानी योग हमारे द्वारा हमारे पुरखों ने इस विद्या को हमको परिचय करवाया है, जिससे कि संपूर्ण विश्व जुड़ रहा है। संपूर्ण विश्व अपने जो उनके जिम हैं उनको छोड़कर हमारे योग की तरफ बढ़ रहा है। दूसरी बात कि अगर जिम में आप जाएंगे तो जैसा कि आपने कहा कि जैसे ही जिम को छोड़ते हैं तो आपकी मांसपेशियां फिर शिथिल होती हैं और वे लटक जाती हैं। और दूसरा कि अगर आप जिम में जाएंगे तो वहां आपको आर्थिक भार भी बहुत कुछ होता है, और उस जगह जाना और फिर उस वातावरण में जहां करीब काफी लोग जिम कर रहे हैं, तो ऐसे में आपको किसी प्रकार के यंत्र की जरूरत नहीं है। अगर आप स्वयं स्वस्थ हैं तो आप केवल एक आसन की जरूरत है, आप कहीं भी बैठकर योग कर सकते हैं। इसलिए योग अपनाएं, जिससे कि जिम से आपके शरीर का बाह्य विकास हो सकता है। आप सलमान खान बन सकते हैं, लेकिन आप एपीजे कलाम नहीं बन सकते। तो अगर उस इंटेलिजेंस, उस विद्वता तक पहुंचना है, किसी लक्ष्य तक पहुंचना है, विद्यार्थी का जो लक्ष्य है विद्यार्जन है, स्वाध्याय है, उस स्वाध्याय के अंदर अगर गहराई लानी है तो हमें योग की तरफ ही जाना चाहिए। सर, एक अंतिम सवाल और ले लेते हैं। एक बच्चा है हमारा, थोड़ा परेशान है कि उनके हाथों का टेम्परेचर उनकी बॉडी से ज्यादा रहता है, तो वो चिंतित हैं इस विषय में, तो कृपया उनके लिए भी कुछ बताइए। इसके लिए जैसे कि हमने पहले चर्चा की है कि पूरे संपूर्ण शरीर के लिए गर्मियों में तो हमें, जैसे हमने 2 प्राणायाम हमें ये करने ही है। एक तो जैसे हमें चीत्कार, ये वाला जीभ को बाहर होठों के ऊपर जिस प्रकार एक पक्षी की चोंच होती है वैसे करना है। नाक से श्वास को छोड़ना है, फिर श्वास लेना है। इस प्राणायाम का आप अभ्यास करवाइए बच्चे को। तो एक शीतकारी है, एक इसका अभ्यास करें। तीसरा, आप उसे केवल हमें बाईं नासिका से श्वास को लेना है, जो बाईं से श्वास लेना है और दाईं से छोड़ना है। बाईं से ही लेना है, दाईं से छोड़ना है, बाईं से ही लेना है, दाईं से छोड़ना है। ये प्राणायाम भी आप उन्हें करवा सकते हैं। जी सर, मैं अपने पैनलिस्ट से भी एक और रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि अगर आपके पास कोई सवाल है तो कृपया पूछ लीजिए, सो दैट हम आगे की कार्रवाई कर सकें। नमस्ते गुरुवीर सर। जी सर, पूछिए सर। आपको जी विजेंद्र सर नमस्कार। मैं एक चीज पूछनी थी, आपने योग निद्रा का भी जिक्र किया, तो क्या योग निद्रा और शवासन दोनों की प्रक्रिया और दोनों का लाभ
क्या दोनों की चीज एक ही है, दोनों में भिन्नता है कुछ? थोड़ा इसे नहीं। स्पष्टता। हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। योग निद्रा और शवासन, शव आसन यानी शव की तरह लेटना है, इस प्रकार का भाव करना है कि अब मेरे शरीर में किसी प्रकार का कोई हलचल नहीं, कोई ऊर्जा नहीं। उसके पश्चात जो योग निद्रा है उसका अभ्यास करना है। तो जब आप योग निद्रा का अभ्यास करेंगे तो शरीर से दूर होंगे और शरीर एक शव आसन की अवस्था में चला जाएगा। इसलिए योग निद्रा और शवासन एक दूसरे के पूरक हैं। और योग निद्रा में आप शरीर की यात्रा करते हैं, शरीर के एक एक अंग को शिथिल करते हैं। जैसे आपने पांव को अपने अंतः मन की आंखों से देखा और उन्हें शिथिल किया, उन अंगों को आप आदेश देते हैं कि तुम शिथिल हो जाओ। और इस प्रकार संपूर्ण शरीर के अंगों को आप योग निद्रा के माध्यम से आदेश देते हैं शिथिल हो जाओ। तो इसलिए योग निद्रा और शवासन एक दूसरे के पूरक है। जी सर। यानी आप इसे शवासन कहें, योगासन कहें, कोई भेद नहीं। हाँ जी, ठीक है केसरी सर, हो गया? जी धन्यवाद गुरुवीर सर, धन्यवाद। जी जी, बहुत बहुत प्रणाम धन्यवाद सर। आप सभी।